नमस्ते दोस्तों। मैं शांतनु, एक शराबी, फाउंडेशन ग्रुप शिलोंग से आज की तारीख में विराज करता हूं, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि मैं आज एल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक मेंबर हूं। मैं यूनिटी ग्रुप का हर एक सदस्य, खास करके अनुराग जी का बहुत आभारी हूं कि आज ये मौका मुझे मिला सेवा देने का। और आज मैं जहां पर भी हूं, जैसे भी हूं, ये बस मेरा गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कृपा है और इस प्रोग्राम की मदद है। डेफिनेटली मुझे आप सभी भाई का बहुत सहयोग मिला। आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, और मेरे परिवार भी मुझे पूरा सहयोग दिया, तब आज मैं जिंदा हूँ। अ, मैंने एक्चुअली मेरे ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिस फैमिली में एक्चुअली शराब को गंदगी के नज़र से तो नहीं देखा गया, लेकिन जो है शराब पीने का कोई ऐसे खास प्रचलन नहीं था। मैंने देखा कि मेरे पिताजी, जो कि एक फार्मेसी ओनर थे, और उनको दोस्त लोग उनको यही दशहरा के टाइम में एक बॉटल गिफ्ट करते थे, और दशहरा के दिन वो थोड़ा सा उससे पी लेते थे, फिर बंद करके रख देते थे। और कभी अपने जेब से, मतलब अपना पैसे से शराब खरीद के पीते हुए उनको मैंने नहीं देखा था। और वो बॉटल मुझे काफी अट्रैक्ट करता था कि क्या है उसके अंदर और वो कैसे टेस्ट करने में है। लेकिन घर से लेके करने का मेरा कोई साहस इनिशियल स्टेज में नहीं था। मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए चले गए एक दूसरे शहर में, और अपने दोस्तों के साथ रहता था, तब मेरे को पहले बार एक घर से दूर रहने का फ्रीडम मिला। और मुझे ये ख्वाहिश था, मैं देखते थे हॉस्टल में मेरे दोस्त लोग पी रहा है, और मुझे वो काफ़ी अट्रैक्ट करता था। और मेरा पीना जो है, पीने के सिलसिला सबसे पहले चालू हुई 1994 में। मैं दोस्त लोगों को बोला, और पहला ही दिन, आज जो दिखाई देता है, पहला ही दिन मैंने जिस तरीके से पिए थे वो काफ़ी एब्नॉर्मल ड्रिंकिंग था। कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का 4 पैग लेने का बाद और पीने का मन होना, और फिर और दूसरा एक ब्रांड मिला, उस ब्रांड को फिर 3 पैग पीना, फिर टोटली वॉमिटिंग। बट जब मैंने खुले हवा में बैठा हुआ हूँ और मुझे एक अद्भुत फीलिंग हो रहा है, मतलब ऐसा एक फीलिंग जिस फीलिंग को मैं भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद जो हुआ, प्रैक्टिकली डिपेंडेंट थे, स्टूडेंट थे, तो एवरीडे शराब पीने का तो सवाल था ही नहीं। लेकिन कभी कभी 1 महीना 2 महीना में दोस्त लोग चंदा उठा के हम पीते थे। और हर एक दिन जब पीते थे, मैं देखते थे मैं मेरे दोस्त लोग जितना पिया है उससे थोड़ा ज्यादा पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरा सेंस में हूँ, अच्छा फीलिंग के साथ। और ये मुझे काफी प्राइड फील होता था कि देखो, दूसरों से मैं ज्यादा पिया, लेकिन मेरे ऊपर कोई ऐसा असर नहीं हुआ। मैं कोई, मतलब अ, वैसे हरकत नहीं कर रहा है जिसके लिए बोला जाता है शराब पीना नहीं चाहिए। और ऐसे करते करते मेरे को मेरा शादी हुई, उसके बाद मैं कोई अपने ऑफिस में फेलोशिप में काम कर रहे थे। फिर मुझे जॉब मिला, और जॉब मिलने का बाद भी ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ये रेगुलर हो गया। मैं ओकेशनल ड्रिंकर थे और सोशल ड्रिंकर थे, और इस बीच एक चीज हो गया स्टूडेंट डेज में ही, वो जो मेरे पिताजी वाला बॉटल का बात बोल रहा था ना। तो कभी कभी जब मेरा छुट्टी होता था, बड़ा लंबा वेकेशन होता था, स्पेशली पूजा वेकेशन, तो मैंने ये चीज किया कि जब पेरेंट्स लोग घर में नहीं रहते थे, तो कभी कभी उस बॉटल से 2 ढक्कन पी के उसके अंदर 2 ढक्कन पानी मिला के रख देते थे। तो ऐसा का हरकतें किए हैं मैं। लेकिन जहाँ पर मैं बोल रहा था कि जब मेरा जॉब लग गया, तब भी मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं था। मैं रेगुलर ड्रिंकर नहीं थे, कभी कभार मतलब सोशल ड्रिंकिंग करते थे और एंजॉय करते थे। और ये एंजॉय मेरा मकसद था, कि मैं शराब को एंजॉय करूं जैसे दूसरे लोग करते हैं। लेकिन फिर जिंदगी का चैलेंजेस जैसे जैसे मेरे जिंदगी में आने लगे, पहले मेरा वाइफ का एक 32 वीक्स का स्टिल बर्थ हो गया।
उसके बाद जो फैमिली प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्फंक्शनलिज्म चलते जाता था। पेरेंट्स के अपने लड़ाई, कभी मेरे वाइफ के साथ पेरेंट्स के लड़ाई, और जिसके एक अहम हिस्सा मैं थे, और ना तो मैं पेरेंट्स को स्टॉप कर पाते थे, ना मैं वाइफ को समझा पाते थे। और ये सारे चीज धीरे 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 मुझे मेरे अंदर एक फेल्योर का फीलिंग तैयार कर रहा था। लेकिन दूसरे तरफ जो था, ऑफिस में मैं अच्छे काम कर रहे थे। मुझे जॉब मिलने का विद इन 1 ईयर एक प्रमोशन मिल गया। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, तो एक गेजेटेड रैंक का पोस्ट मिल गया। और उतना कम एज में ऐसे एक पोस्ट मिलना बहुत कम केसेस है सुनने में आया। तो मेरे अंदर एक प्राइड का तैयार हुआ कि मुझे इतना जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन मिला, तो मैं तो बहुत आगे जाएंगे और बहुत बड़ा पोस्ट तक हासिल कर लेंगे, बहुत बड़ा मतलब जो काम करता हूँ उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये सारे सोच मेरे अंदर तैयार हो गया, और काम नहीं करते थे। और मेरा इसी बीच मतलब शादी से लेते हुए और जॉब मिलना तक जो फेलोशिप टेन्योर गया है, उसमें मैंने ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो लोग मेरा टेम्पोररी बॉस थे, और जो लोग बोलते थे कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो वो लोग और चाय कॉफी नहीं पीते हैं, यानी कि शराब पीते हैं। और वो लोग कभी कभी महीना में स्पॉन्सर करते थे, बोलते थे उस स्पॉन्सरशिप, जब हम लोग सारे जो एम्प्लॉयज थे एक साथ बैठ के ड्रिंक्स करते थे, खाना खाते थे, और साथ में काम के बारे में डिस्कशन भी हुआ करता था, तो उन्होंने इसका नाम दिया था ड्रिंकिंग डिस्कशन। तो मेरे थॉट प्रोसेस में ये चीज आ गया था कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो मेरे को काम करने का शक्ति और बढ़ जाएगा, सोचने का शक्ति बढ़ जाएगा, मैं और प्रोडक्टिव बन जाएंगे। तो शराब उस तरीका का ही था। और धीरे 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 मेरे अंदर जो हो रहा था कि मैंने प्रैक्टिकली हर इवनिंग में मैं शराब पीते थे, और घर में ऑफिस का काम भी लेके आते थे। और ये जो चीज है वो मेरा एक रोजाना चीज बन गया। मतलब जो पहले था कि रेगुलर नहीं होता था, लेकिन बाय दैट टाइम, ये 2004 के आसपास, ये एक रेगुलर सिलसिला बन गया। और मुश्किल ये था कि वो एक दौरान मेरे जिंदगी में थे कि उस स्टिलबर्थ के बाद मेरे वाइफ को काफी डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम आ गया था। और जब उनको साथ देना चाहिए था, तो मैं ऑफिस का काम का मतलब वो बहाना देके मैंने शराब पीते थे। काम तो करते थे, ऐसा नहीं काम नहीं करते थे, लेकिन शराब पीते थे। और जो साथ एक्चुअली वाइफ को देना चाहिए था वो मैं दे नहीं पाते थे। और इसके बाद धीरे धीरे जिंदगी का प्रॉब्लम और थोड़ा बढ़ते चला गया, और जिसका कोई एक्चुअली मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और मैं काम के सिलसिला में मेरे को कभी कभी बाहर जाना पड़ता था, टूर में जाना पड़ता था। ऐसे सारे जगह में हम लोग जाते थे जहाँ पर शराब तो अवेलेबल है, रेदर कंपैरेटिवली चीपर रेट में अवेलेबल है, लेकिन मतलब उस समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई पता आता पता मेरे पास नहीं था। लेकिन शराब बढ़ रहा था। और मैं पहले बार वैसे ही एक टूर में मेरे जिंदगी में 2007 में पहले बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि मैंने डे टाइम शराब पीना चालू किया। क्योंकि मैं काम करने गए थे, मेरा जो गाइड था वो गाइड अवेलेबल नहीं था, आई वॉज फीलिंग बोर्ड, तो मैंने शराब उठा लिया था। और एक चीज हो गया था, मैंने देखे थे कि मेरे कॉलीग लोग जब मेरे साथ बैठते थे तो कभी कभी, ज्यादातर मैंने स्पॉन्सर करते थे, तो कभी कभी दूसरे कॉलीग्स भी स्पॉन्सर करते थे। और इसमें एक चीज हुआ कि जब कोई सीनियर कॉलीग को मैंने लड़ने देखा, पेमेंट और ये सब रहते हुए, तो मुझे ये फीलिंग हुआ कि ये लोगों के साथ शराब पीने में कोई मजा नहीं है जो पैसा के लिए लड़ते हैं। तो मेरे जिंदगी में अकेला शराब पीने का सिलसिला भी चालू हो गया। और उसके बाद 2008 आए मेरे जिंदगी में। मैंने देखा कि मैंने एक फील्ड ट्रिप में जा रहा हूँ, और ऐसे एक जगह में जा रहा हूँ जहाँ करीब करीब 12-14 घंटे का सफर है, रोड सफर है। मैंने ब्रेकफास्ट में एक क्वार्टर, लंच में एक क्वार्टर, और इवनिंग में एक क्वार्टर पी के पहुंच गए।
और उसके बाद जो है फिर से खाना वाना थोड़ा खाया, फिर से एक बियर का बोतल लेके बैठा, काम किया रात को 1 बजे तक, फिर सोने गए। और वो सर्दी का मौसम था तो रूम हीटर बेड के पास लेके सोने गए। मेरा हैबिट ही था सारे लाइट बंद करने का, बंद कर दिया। फिर कुछ देर के बाद ऐसा फीलिंग हो रहा है घर में इतना लाइट कहाँ से आ रहा है। तो अचानक मेरा आंख खुल गया। और जब आंख खुल गया मैंने देखा कि मेरा रूम हीटर के ऊपर मेरा जो कंबल वगैरह वो सब गिर गया है, वो आग पकड़ लिया और बेड को भी आग पकड़ लिया। और मैंने पता नहीं मेरे पास कैसे जो सुबह से शाम तक उतना शराब पिया है, कैसे सारे सेंसेस लौट के आ गया। मैंने तुरंत वो प्लग पॉइंट से सॉकेट को ओपन कर लिया। मैंने उसके अंदर पानी दिया, कंबल से मारा, और ये सब करके मैंने खुद आग को आधा घंटा 40 मिनट का कोशिश में कंट्रोल में लाए। लेकिन जो सिचुएशन वहां हो गया, इतना कार्बन पार्टिकल्स था, तो मैं काफी बीमार पड़ गए। मतलब मेरे अंदर काफी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था और मैं काफी डर गए थे। और ये चीज देखा मैंने कि 7 दिन तक मैंने शराब नहीं पिया। पहले बार ऐसे 7 दिन मेरे जिंदगी में आया जब मैंने शराब नहीं पिया। लेकिन 7वें दिन में मेरे अंदर एक सोच आया कि भाई, वो आग जो लगा था जिससे मैं मर सकता था, वो आग लगा था कारण उसके नजदीक में, मतलब बेड के नजदीक में मैंने रूम हीटर लाए थे, इसके लिए आग लगा था। तो शराब इसके लिए गलत नहीं है, तो शराब पी सकता हूँ, और पीना चालू किया था। इसके बाद जैसे धीरे धीरे दिन गया, मेरा जो चीज है वो जो बोलते हैं ना मीटिंग रूम में घंटी बजने लगता है। तो मेरा घंटी का पैटर्न ऑलरेडी पहले ऐसा हो गया जैसे ट्रिप से लौटे कि 12 बजते ही मेरा घंटी बढ़ जाता था, मैं ऑफिस से निकल जाते थे, पी पा के 4 बजे लौटते थे, फिर 6:30 बजे छुट्टी के बाद निकल जाके फिर पीने बैठ जाते थे। और उसके बाद पूरा एकदम भर के मैं घर लौटते थे। और किस तरीके से लौटते थे मुझे पता नहीं है। मतलब मैंने पब्लिक व्हीकल्स काफी लंबा रास्ता ट्रैवल करके मुझे घर पहुंचना पड़ता था, और ये मेरा अंदर एक बहुत अच्छा फीलिंग होता था कि मैं इतना पिया लेकिन देखो मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और मैं एकदम घर पहुंच गया। और जो होता है मतलब ज्यादा पीने से मैं धीरे धीरे पूरे परिवार से एक्सक्लूडेड हो जा रहे थे, वो मुझे देखने को नहीं मिलता था। मैंने देखा कि मेरा पेरेंट्स मेरे से बात करना बंद कर दिया है, कि मकान में रहते थे, अपना हार्ट अलग कर लिया। वाइफ साथ में थी लेकिन बस उनको भी बहुत बुरा लगता था कि हस्बैंड का हालत देख के, और अपने फैमिली के बीच उसका जो सिचुएशन हो गया था, तो शी वाज डेफिनेटली क्वाइट अनहैप्पी, क्वाइट डिप्रेस्ड विथ माय सिचुएशन, ये सब था। मीनवाइल उनका फॉर्चुनेटली एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट मिल गया था, तो वो एटलीस्ट बाहर निकलना, बाहर में काम करने लायक हो गई थी, एंड शी वाज डूइंग हर जॉब। तो वो जो बिल्डब्ल्यू वाला हो गया था ना कि अपने वाइफ काम कर रही है और सिलेंडर प्लस से पैसा चोरी करना, लगभग वैसी स्थिति मेरे को आ गया था। मैं शराब इतना पीते थे, मेरा तो सरकारी मुलाजिम हो तो एक लिमिटेड अमाउंट ही मुझे मिलता था। तो मैं क्रेडिट कार्ड लेने लगे, एक क्रेडिट कार्ड की जगह दूसरा, दूसरा की जगह तीसरा, तीसरा की जगह चौथी, उस सब का लोन चुकता करने के लिए बहुत सारे पर्सनल लोन वगैरह कर लिए। मार्केट से हमारे कुछ कॉलीग जो थे, वो लोग मार्केट रेट से ज़्यादा, मतलब काफ़ी हाई रेट में अ, देते थे पैसा उधारी में, तो उन लोगों से पैसा लिए। तो चारों तरफ से, मैं घर से पैसा चोरी नहीं किया, लेकिन जो ये सब हरकतें किए वो उससे बदतर था, बहुत खराब हालत हो गया था। कभी कभी तो ऐसा देखते थे कि मेरे को जो सैलरी मिल रहा है पूरा पैसा वो इंस्टॉलमेंट देने में चला जा रहा है, या तो कभी कभी वो भी दे नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में हो जाता था। कुछ कॉलेग मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से बात करते थे। तो इट वाज रियली अ वेरी शेमफुल सिचुएशन। और उसके बाद जो हुई कि फिर एक फेज आया 2009 में, एकदम शुरुआत में जनवरी फरवरी में, कि मैंने और ऑफिस जाना ही बंद कर दिया था। मैं इंतजार करते थे कब मेरे वाइफ अपने काम के लिए निकल जाएगी, और मैं दौड़ते थे शराब खरीदने के लिए सुबह 9 बजे। और फिर वैसे ही 1 या 2 क्वार्टर पीने के बाद टोटल ब्लैकआउट, और उसके बाद कोई सेंस नहीं है। फिर वाइफ आके देखती थी कि मैं ऐसे शराब पी के पड़ा हुआ हूँ घर के अंदर।
ऑफिस जाने का हिम्मत ही नहीं था। और इसी दौरान हमारे फैमिली में दूसरे फेलोशिप से एक मेंबर थे, तो मेरे वाइफ उनके मदद मांगे। और मेरे वाइफ को ऐसे ही फीलिंग था, हम लोगों को जैसे मैंने बताया कि ए का बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो मेरे वाइफ को ये पता था कि शायद रिहेबिलिटेशन सेंटर देने से ये सब सिचुएशन सुधर सकते हैं। तो वो मतलब मेरे जो रिलेटिव था उनके जरिए से कोई एक मेंबर मुझे 12 स्टेपिंग करने आए थे, और जैसे कि मुझे पता था कि बंदा आ रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने बिल्कुल नहीं पिया। और वो जो जो चीज़ अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया, मैं सारे चीज़ डिनाई किए कि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होता है। अब क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में मैं पिया हुआ नहीं था, तो वो चले गए। लेकिन जैसे ही चले गए, नेक्स्ट डे से फिर से सेम सिचुएशन चालू। तो ऐसे करते करते एक दिन मेरे वाइफ मुझे बोली सुबह निकलने के टाइम में कि अगर आज आपको पिए हुए देखेंगे तो तैयार रहना, आज आपको मैंने रिहैब सेंटर में डाल देंगे। अब वो मेरे को तो घंटी बजता ही है, तो उनका वो चेतावनी मेरे को कौन काम आने वाला था। तो जैसे ही वो चले गए, मैं तुरंत वैसे ही पिया। लेकिन वो आई और बोला कि आप तैयार हो जाओ, जब पिए हो तो तुमको जाना है। तो वो मेरा शायद पहला टर्निंग पॉइंट था कि मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, शांति से उनके साथ चले गए। रिहैब सेंटर में दाखिल हुई, और जैसे कि मेरा घर से मेंबर था, तो पता नहीं शायद वही कारण है, कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा था। सब लोगों को बीड़ी दिया जाता है, मुझे 2 सिगरेट भी अलॉटेड था। और मुझे तीसरे ही दिन एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग रूम में लेके गए मेंबर्स। मैं चलने फिरने के लायक स्थिति में नहीं थे, मतलब तब भी मेरे अंदर इतना वीकनेस था कि 2 मेंबर मुझे हेल्प किया पकड़ के ले जाने में। भाई वाकई वो जाया जा सकता था, रिहैब सेंटर के नजदीक नहीं था मीटिंग रूम। और मैं पहले बार मीटिंग किया और चौंक गए, क्योंकि वो बर्थडे मीटिंग था और इतने लोग वहां पर बात कर रहे हैं, और सब लोग खुद को शराबी के हिसाब से परिचय दे रहा है। मैंने ओवरवेल्म्ड हो गया था, मुझे लगा ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो भी मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं रिहैब सेंटर में मेरे जितने इनमेट दोस्त थे, उन लोगों को किसी को तो पहले से जानता नहीं था। लेकिन ऐसा एक फीलिंग हो रहा था कि दे आर वेरी क्लोज टू मी, वो मेरा है, ऐसा एक फीलिंग हो रहा था। जब 7th डे आया, उस दिन मैं इतना ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम मेरे को हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। और मेरे रिहैब सेंटर वाले थोड़ा नेग्लेक्ट ही किया था, जो प्रॉब्लम मेरा मॉर्निंग में हो रहा था, आखिर रात को 11 बजे वो लोग ले गए। बट स्टिल मेरा गॉड तब भी मेरे साथ किस तरीके से काम किया, आज दिखाई देता है कि मैं जब बात करने लायक स्थिति में नहीं हूँ, बहुत ही भयंकर हालत है। मेरा ये एक फ्रेंड जिसके साथ मैंने पढ़ाई किया, वो डॉक्टर बना, वो वहीं पर मौजूद था और मेरे को जिंदगी मिल गया। और तब रिहैब सेंटर वाले के ऊपर इतना गुस्सा हुआ कि तुम लोगों ने इतना नेग्लेक्ट किया। तो मैंने और मेरे वाइफ ने डिसीजन कर लिया था कि और रिहैब में लौटना नहीं है। आप जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पता चल गया तो वहाँ कहाँ मीटिंग होता है वहाँ जाएंगे। और मेरा वहाँ पर भी खुशनसीबी इतना था कि मेरे ऑफिस से 1 किलोमीटर के दूरी में 3 एंगल में, जैसे शिव जी का त्रिशूल होता है ना, तो उस तरीका से 3 ओल्डेस्ट ग्रुप था मेरा शहर का। मेरे को कलकत्ता में प्रोग्राम मिला था, तो 3 ओल्डेस्ट ग्रुप वहां पर मौजूद था, तो मेरे लिए मीटिंग का कोई कमी नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज है, मेरे घर का जो शहर है, उस शहर में भी एक मीटिंग रूम था। तो मैं चाहने से तो 7 दिन हम मैं मीटिंग कर सकता था। लेकिन मैं मीटिंग में जा रहे थे, और मेरे को मेरे अंदर शराब का प्रॉब्लम है ये समझने का मेरे को काफी टाइम लगा। मैं मीटिंग रूम जा रहे थे, मीटिंग रूम में जैसे लोग बोलते हैं, मैं खुद को शराबी बोल भी रहे थे। लेकिन मैं अंदर से मानते नहीं थे कि मेरा शराब का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पहले बोला ना, मैं रास्ता में कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुई, मैं कभी नाली के पास पड़ा हुआ नहीं रहा है। मेरा जॉब रहा है, ऐसा ठीक है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन फैमिली है, मकान है, सब कुछ है। तो मैं कैसे शराबी हो गया। हाँ, ये सही है कि मैं कंट्रोल के बाहर पी रहा हूँ, थोड़ा जब भी पीने जा रहा हूँ थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन मुझे लगा, और फिनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, तो चलो कुछ दिन तक तो यहाँ पर आते रहते हैं,
जैसे थोड़ा मेरे को ठीक लगेगा कि मैं अभी फिनेंस ओके हो गया है तो आई कैन ड्रिंक, और मैं कंट्रोल में पी लेंगे। और ये लोग जो बोल रहा है ये सुन के शायद मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं बीच बीच में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, और हर एक एक्सपेरिमेंट अल्टीमेट एक फेल्योर ही होता था। और ऐसे करते करते मैं एक बार करीब करीब 2009 का एंड में 2.5 महीना सोबर हूँ, फिर से मेरा एक वैसे ही ट्रिप आया। और जिस जगह में आया जहाँ ए का कोई मीटिंग रूम नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, लेकिन शराब है, तो मैं काफी डर गए थे। तो मेरे शहर का एक ओल्ड टाइमर, जिनको मैंने मेरा पहला स्पॉन्सर भी स्वीकार किया बाद में, तो मैं उनका मदद लिया, और उन्होंने पहले बार मेरे साथ स्टेप 1 2 3 के बारे में चर्चा किया, एकदम 1 to 1 में। और मेरे सामने सारे प्रोग्राम के बारे में रखा, और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये लोग सच बोल रहा है, क्योंकि एक चीज तो मैं देख लिया था कि जो मेरा प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, मुझे काफी तजुब लगता था कि कैसे इन सबको पता है मेरे प्रॉब्लम क्या है। और डेफिनेटली जब उनमें देखता था कि एक सॉल्यूशन काम कर रहा है, तो मुझे वो फीलिंग हो रहा था कि शायद ये लोग ठीक बोल रहा है। तो मुझे पूछा गया था कि पूरा दुनिया भर हजारों लोग, लाखों लोग एक उच्च शक्ति को विलित करके ऐसे प्रोग्राम में हैं, क्या तुम इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मुझे उस उच्च शक्ति के प्रति भरोसा हुआ था कि डेफिनेटली कोई उच्च शक्ति तो डेफिनेटली में है, और जो मुझे शराब का प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो मेरे अंदर एक नया जोश आ गया जब मुझे 1 2 3 से परिचय कराया गया, कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो दिखाया गया, तो मेरे अंदर इतना जोश आ गया, मैं पहुंच गया मेरे जगह में। लेकिन वो जोश ज्यादा दिन टिका नहीं, क्योंकि मैं एक पहाड़ी क्षेत्र में गया था, विंटर का सीजन था। और कुछ दिन के अंदर मेरे को शराब मैं पी लिया, और फिर भाग गए वहां से एकदम। जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन वो शहर था, शहर से गांव में पहुंच गए कि नहीं भाई अपना काम में लग जाते हैं। क्योंकि मेरा तो फाइनेंशियल हालत एकदम बर्बाद हो चुका था, ऑफिस पैसा दिया था, तो अगर मैं काम नहीं करके देंगे तो वो पैसा ऑफिस को वापस करना होगा, और वो मैं कर नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं। तो मुझे काम करना ही है। और वहां पर जब गए तो शुरुआती 2 दिन मैंने पिया नहीं। फिर तीसरे दिन वहां का जो होटल का मेन मालिक था, उसके साथ दोस्ती हो गया था। वो मेरा एज ग्रुप के था, वो बोला चलो ठीक है, तुम शराब नहीं पियोगे, बैकार्डी बीजर पी लो। तो मैंने बैकार्डी बीजर एक पिया, पीने के बाद अच्छा लगा तो दूसरा पिया। फिर सेकेंड डे सेम थिंग, 2 बैकार्डी बीजर लिया। तीसरे दिन से मेरा हार्ट रेट चालू हो गया। लेकिन मैं जैसे बताया गया था कि नंबर रखने के लिए, तो मैं नंबर रखा था मेंबर्स का। मॉर्निंग में मुझे जानते थे कि मुझे काम करना है, मॉर्निंग में मेंबर्स को फोन करते थे और बोलते थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद शाम को मैं पीते थे। और ये करते करते कुछ दिन के अंदर मेरे अंदर ये फीलिंग्स है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर पी रहा हूँ तो ये बोलना चाहिए मैं पी रहा हूँ। इससे किसका क्या नुकसान होगा? जो नुकसान हो रहा है मेरे को ही हो रहा है। तो फिर फाइनली मैंने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद जो हुई मेरे साथ, मिरेकल हो गया। क्योंकि मेंबर जिनको मैं बोल रहा था, जो ऑल टाइमर, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम कोशिश करो ना पीने के लिए, और जब तुम लौट के आ जाओगे कलकत्ता, हम सब मेंबर तो है, साथ में हम लोग एक साथ चलने का कोशिश करेंगे। तो मेरे को थोड़ा हौसला बढ़ा, और मैंने एक दिन अल्टीमेटली प्रेयर किया कि बॉस प्लीज मुझे बचा लो, मैं और पीना नहीं चाहता हूँ। और मिरेकल हुई, क्योंकि जिस जगह में हर शाम में पी रहे थे, उसी जगह में और 21 डेज मैंने रह गया बिना कोई शराब, और मैं बिल्कुल स्वस्थ होके, मतलब 21 दिन का सोबर मेंबर कलकत्ता लौट के आया। और तब तक मुझे ये पता चल चुका था कि अगर मुझे जीना है तो ये ए के माध्यम से मैं जी सकता हूँ, और मैं वो 12 कदम लेने के लिए तैयार हो गए। तो मैं स्पॉन्सर लिया, उन्हीं के साथ चौथी कदम का झाड़नी चालू हुई। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे मैं खुद को जानने लगे, मेरे खुद के ऊपर काफी घिन आने लगा कि मैं इतना स्वार्थी और डिसऑनेस्ट, इतना सेल्फ सेंटर्ड इंसान हूँ। मैं इतने सारे बर्बादी किया है, वो देखने के बाद मुझे काफी खराब लग रहा था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर के गाइडेंस और हेल्प से मैंने सारे बात स्वीकार किया, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन जो चीज हुआ, मतलब
उन्होंने ये बताया था कि सिक्स्थ एंड सेवेंथ स्टेप जो है वो हमको अपने ईश्वर से ही समझ लेना है और कंटिन्यूअस प्रे करते जाना है सो दैट गॉड रिमूव माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स और मुझे अपने हिसाब से बना ले। और इस जगह में अमेंडमेंट के बारे में भी मैं प्रॉपर क्लियर पिक्चर मेरे पास नहीं था कि अमेंडमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मुझे बस ये लगा था कि लोगों के पास माफी मांग लेना मतलब अमेंड हो गया है, और ये मैं करने लगे थे। लेकिन जो चीज है कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन चल रहा था। क्योंकि मैं देख रहे थे मैं एक एक दिन करके सोवर तो रह रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में काफी एक्टिव हूँ। कोई भी मेंबर का कोई हेल्प चाहिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ। मीटिंग का अपने ग्रुप में अच्छा से सर्विस देता हूँ, दूसरे ग्रुप में भी जहाँ सर्विस का मौका मिलता है सर्विस देता हूँ। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग लगता है। मैंने ऑफिस में फिर से एक अच्छा वर्कर बन गया था और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे थे। और एक चीज मुझे काफी ताजुब होता था कि मैं जब एक स्पिरिचुअल जर्नी जी रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं मुझे, क्यों वहां पर सेम प्रॉब्लम चल रहा है। तो रिकवरी बिगिंस एट होम ये जो बोला जाता है, तो मेरे घर में कोई रिकवरी था नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत एक पेनफुल सिचुएशन था। और एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आया कि आई एम डूइंग नथिंग फॉर दैट, मतलब घर में रिकवरी चालू होने के लिए मेरे को जो जो करना है वो मैं कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये सब लेते हुए मैं एक पिक्यूलियर मेंटल स्टेट में जब चल रहे थे मेरे अंदर, कोई कोई जगह में काफी घमंड तैयार हो रहा था, कुछ कुछ जगह में कुछ लोगों के ऊपर खुन्नस तैयार हो रहा था नए तरीके से। और मैं मेरे पहला स्पॉन्सर का डेथ हो गया तो दूसरा स्पॉन्सर लेके चल रहे थे, तो ऐसे एक स्थिति में मेरे को एक प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिल गया, मैं एक नए सिटी में पहुंच गए। और उस सिटी में जो है ये था, लेकिन जिसमें मैं हैबिचुएटेड था बिग बुक में स्टेप के बारे में चलने के लिए, और जिसका कोई जिक्र वहां पर नहीं था, खाली बोला जाता था मीटिंग रूम आओ सब हो जाएगा, मीटिंग रूम आओ सब हो जाएगा। एंड मैं उसके साथ घुल मिल नहीं रहे थे। ठीक है, एक मेंबर वहां पर मिल गया था, बहुत ही अच्छे इंसान थे और गुजर गए, उनका आत्मा को शांति दे ईश्वर। लेकिन वो एक फ्रेंड छोड़ के बाकी एक के साथ मैं शामिल नहीं हो पा रहे थे। और वहां पर एक चीज हो गया कि एक नाइट विजिल हुई जहां पर मुझे स्टेप 7 में शेयरिंग करने का मौका मिला। और मैं हृदय से शेयरिंग किए थे, शेयरिंग करके मतलब प्रोग्राम में जब कोई मेंबर के साथ जुड़ा रहता था मुझे बहुत अच्छा एक फीलिंग हुआ करता था। लेकिन तब तक मेरे अंदर इतना खुन्नस अपना फैमिली मेंबर्स के प्रति आ रहा था, मैंने निर्णय ले लिए थे कि मैं अपने वाइफ के साथ नहीं चलेंगे, पेरेंट्स के साथ नहीं चलेंगे, और उसके तरफ मैं काम कर रहे थे। और एक्चुअली ये खुन्नस एवरी डे धीरे 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 बढ़ रहा था मेरे अंदर। और वो इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन कुछ नहीं था मेरे लिए कि मैंने वो नाइट विजिल का शायद एक महीना के अंदर रिलैप्स किया था, जब मेरे को 6 साल पूरा हो चुका था। और जब रिलैप्स किया उसके बाद डेफिनेटली जो होना है होता है, हम सभी मेंबर के साथ, मेरे साथ भी हुई, काफी पेनफुल सिचुएशन रहा है। और लौटना आसान नहीं था, फिर भी ईश्वर के माफी मिला और मैंने लौटे। लेकिन फिर कोशिश किया बियर के साथ, फिर फेलियोर, उसके बाद फिर 3 महीना का एक स्पेस जहाँ पर मैं मीटिंग कर रहे थे, फिर एक रात के लिए लोनलीनेस के बहाने शराब पी लेना, उसके बाद फिर एक मतलब कन्वेंशन पहुंच जाना सोबर होके, पहला दिन सुबह मैं कन्वेंशन अटेंड कर रहा हूँ। कन्वेंशन में कोई एक ओल्ड टाइमर के साथ बैठ के ये चौथी पांचवी कदम फिर से करने का मौका। उसके बाद फिर एक जर्नी 1.5 साल का। और उस दौरान मतलब मैं 17 दिन सोबर थे, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। पिताजी के साथ तो मैं गलत बिहेव नहीं किया था उनके डेथ के दिन, लेकिन मेरा मम्मी उसके 81 दिन के अंदर उनका भी देहांत हो गया। उस दिन मम्मी के साथ मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि मम्मी जाने वाले हैं, मैंने बहुत गलत बिहेवियर किया था। और ये सारे चीज मुझे सताने लगे।
और 1.5 साल के बाद मैं फिर एक जगह में पहुंचे कि जहाँ पर एक स्पेशल काइंड का वाइन था, और जो मुझे काफी अच्छा फीलिंग दे रहा था। मैंने वो वाइन पी लिया। लेकिन वो करते करते फाइनली वो ध्यान में आया, वो थॉट आया मेरे अंदर कि भाई मैंने वाइन पी के भी देख लिया कि ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। और अभी मैं जब अपने शहर में पहुंच जाएंगे वहां पर ये वाइन नहीं होगा, तो मैं डेफिनेटली हार्ड ड्रिंक्स लेंगे। और हार्ड ड्रिंक्स लेने का मतलब ये है मौत। तो मैं एक बार, आखिरी बार फिर कोशिश किया कि प्रभु प्लीज ये एक मौका दे दो और मैं तुमको दोबारा बोलेंगे नहीं, प्लीज हेल्प मी। एंड गॉड हेल्प मी। तो 14 दिसंबर 2017 से मेरे उस प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया, और मुझे उसके बाद से और कोई शराब नहीं पीना पड़ा। मैं एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद जो हुई कि जैसे मैं आगे बढ़ रहे थे तो मैं देखने लगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ किया। मेरे सारे गलतियाँ का जो था वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक मतलब खुद के प्रति एक रिजनमेंट तैयार कर रहा था। एक सेल्फ पिटी आ रहा था। एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड। उसके बाद 2020 आया, कोविड पीरियड। धीरे धीरे ऑनलाइन मीटिंग मेरे सामने आ गया, और मुझे मेरा प्रेजेंट स्पॉन्सर भी मिला। मैं उनके साथ फिर से चौथी पांचवी कदम किया। और ये पता लग गया उनको कि भाई मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इन द सेंस कि मैं किस जगह में कंप्लीट फेल्योर थे। कि मेरा अमेंडमेंट पार्ट, मेरा स्टेप 8 स्टेप 9 का प्रैक्टिस, और उसी जगह में उन्होंने मुझे पकड़े। मीनवाइल मेरे वाइफ भी एल एन ऑन प्रोग्राम ज्वाइन कर चुकी थी, तो मेरा जर्नी थोड़ा आसान हो गया। और कोविड पीरियड में मैं जब एक साथ वाइफ के साथ रहे 2400 घंटा और 2-3 महीना, तो मुझे फील हुई कि एक औरत का क्या क्या, क्योंकि मेरे वाइफ मेरे लिए अपने जॉब वगैरह सब छोड़ के मुझे साथ देने लगे थे, ताकि मुझे लोनलीनेस का फीलिंग ना हो। और मुझे वो समझ में आया कि उनके अंदर का दुख दर्द क्या हो सकता है। और वो जो मीटिंग चल रहा है, ऑनलाइन मीटिंग, वहीं पर कहीं पर एक स्टेप वर्कशॉप चल रहा था। तो एक मेंबर का, ओल्ड टाइमर का 9 स्टेप का शेयरिंग सुनी, और उन्होंने भी उनके जिंदगी में पेरेंट्स के साथ सेम सिचुएशन से गुजरे। तो मैं उनका मदद लिया, तो इनडायरेक्ट अमेंड मेरे पेरेंट्स के प्रति मैं कर पाए। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे। और ये 9 स्टेप का प्रैक्टिस घर में जो चालू किया वाइफ के साथ, ये आसान नहीं था। और मैं बार बार उसमें चूक हो रहा था, और बार बार मुझे स्पॉन्सर सही रास्ता मिला रहे थे। और ये करते 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 धीरे 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 थोड़ा बहुत बदलाव आया। अब मेरे जो हैबिट है, जब तक मेरे को मतलब कोई एक जगह में दीवार में नहीं ये हो जाएंगे, मतलब कॉर्नर नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं मानता नहीं हूँ। तो फिनेंस में काफी दिन तक हैंडल कर रहे थे, लेकिन फाइनली मैं देखा कि मेरे फिनेंशियल हैंडल कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पर मैं तब भी बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट थे। एंड फाइनली मैं एक दिन मेरे वाइफ के पास सारे चीज स्वीकार किया, और इसके पीछे मेरे स्पॉन्सर और भी कुछ ओल्ड टाइमर्स के गाइडेंस मेरे को साथ दिया है। और ये जब स्वीकार किया, उसके बाद मैं देखा मैं एकदम फ्री बन गया। तो और मैं काफी आसान तरीका से चलने लगे। ऑफिस में एक डेफिनेटली एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बन गए, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और एक प्रमोशन मिला। और उसके बाद जो है मैं कॉलिग्स के साथ सही बिहेवियर करने लगे। और मैंने वहां पर भी एक मेंबर, मतलब प्रोबेबल मेंबर को मैंने मैसेज कैरी कर पाया। और उसके बाद जो है मैं एक्टिवली वहाँ सर्विस देने लगे नए शहर में, जहाँ लगभग फेलोशिप था ही नहीं। उसके बाद जो है कि फिनेंशियल में भी धीरे 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 मेरा लोन्स खत्म होते गए, और मैं फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट करना बंद कर दिया। मैंने खुद फिजूल खर्चा बंद कर दिया, अपने ऊपर खर्चा करना बंद कर दिया। और इसमें फिनेंशियल इंप्रूवमेंट होते गए। मेरा जो सेकेंडरी एडिक्शन था, वो तो मेरा शराब छूटने का तुरंत बाद ईश्वर ने लिफ्ट कर लिया था। तो उससे मेरे को काफी बचत होने लगे, मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में काफी राहत मिली।
मुझे कुछ कॉन्वेंशंस अटेंड करने का मौका मिला, जो कॉन्वेंशंस मेरे नज़ारा को बहुत ओपन किया और ओपन किया, और एक्टिवली मैं प्रोग्राम में चलने लगे। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो मुझे कोई ओल्ड टाइमर से वो मिला, मतलब गाइडेंस मिला कि किस तरीके से हर एक छोटा छोटा क्षेत्र में मैं 12 स्टेप प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो हौसला बढ़ते गया, तो जैसे जैसे हौसला बढ़ते गया मैं और प्रोडक्टिव बनते गए। गलतियां होता है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और जिसके अंदर भरपूर कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। और ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स इस तरीका से है कि जो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बिग बुक पढ़े हैं कि वी नेवर गेट क्योर्ड ऑफ आवर अल्कोहलिज्म। जो होता है होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड से हम लोग रिकवर हो जाते हैं, तो वो रिकवरी मुझे मिली है अभी। और वो दिखाई दिया मेरे स्पॉन्सर के गाइडेंस में, वो बात मुझे पता चल गया कि एक्चुअली बेसिकली मैं एक बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, डिसऑनेस्ट, अनग्रेटफुल, और साथ में प्राइड और ईगो तो बहुत भयंकर था ही था। और यही कारण था जिस कारण से मैंने 6 साल के बाद रिलैप्स किया था। क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में, आज मुझे याद है, जिस दिन मैंने 23 जनवरी 2016 को रिलैप्स किया था, उस पर्टिकुलर दिन में रिलैप्स के पहले ईश्वर मुझे बचाने चाहा। मेरे को सारे थॉट दिया कि शांतनु, तुम जानते हो शराब पीने से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम सोचो जो मेंबर तुम्हें ट्रस्ट कर रहे हैं उनके साथ क्या गुजरेगा। तुम जैसे सोचा थे कि तुम अकेला नहीं पी पाओगे, बाहर जाके पियोगे, एक दोस्त को बुला लिया तो उस दोस्त को मना कर दो। तुम पूरा फुल स्टोमक खाना खा लो, कोई मीटिंग रूम चले जाओ, कोई मेंबर के साथ जुड़ जाओ, अपना स्पॉन्सर को फोन लगाओ। सारे थॉट दिया था। लेकिन वो मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स वो इतना हावी था मेरे ऊपर कि मैं ये सारे चीजों को दूर हटा के मैंने शराब उठाया था। और आज के साथ मैं कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर आज मेरे जिंदगी में है, उस ईश्वर मुझे मिला है। साधु संत कितना तपस्या के बाद उनको ईश्वर मिलता है, और मेरे जैसे शराबी को तो ईश्वर स्वयं गटर से निकाल के ऐसे एक नया जिंदगी दे देते हैं, अपने पास ले लेते हैं। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। और मुझे इस प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करने का कोई वासना नहीं है, बिंदु मात्र नहीं है। वो जो थॉट बताया गया था कि एंटायर साइकिक चेंजेस जगह में रिक्वायर्ड, ये ईश्वर मेरे जिंदगी में लाए हैं कि मैं शराब कभी नहीं पी सकता हूँ, ये मैं 100% एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आनंद के लिए शराब पीते थे वो आनंद आज भरपूर मेरे जिंदगी में है। मैं वाइफ के साथ खुशी खुशी चलता हूँ, ऑफिस कॉलेज के साथ खुशी खुशी चलता हूँ, मेंबर्स के साथ खुशी खुशी चलता हूँ, तो खुशियाँ लौट के आए हैं। फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो चुका है, मैं धीरे धीरे एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है ईश्वर की कृपा। प्रैक्टिकली ये बोल के मैंने, मेरे साथ एक मिरेकल हुई, ये बोल के मैं खत्म करेंगे मेरे शेयरिंग को। मैंने अभी जो शिलोंग से गुवाहाटी जा रहे थे ऑन रोड में, खुद ड्राइव कर रहे थे, मेरे वाइफ को लेने के लिए जा रहे थे, वो आ रही थी एयरपोर्ट में, गुवाहाटी एयरपोर्ट में कलकत्ता से। और मेरे गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुई। इतना एक्सीडेंट हुई मतलब कि आज के तारीख में पता चला है कि ये इंश्योरेंस कंपनी इसको टोटल लॉस की तरफ ले जा रहा है। और मैं चौंक गया ये देख के कि मेरे को थोड़ा सा भी, जरा सा भी खर्च तक नहीं आया, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई टूटा फूटा नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस अभी हाल में थोड़ा ये पता चला, एक टेंडन में थोड़ा मतलब स्वेलिंग है, उससे थोड़ा पेन है। और इवन अंदर में भी कोई लिगामेंट वगैरह भी कोई टीयरिंग नहीं हुई है। तो इससे बड़ा मिराकल कि उतना मैसिव एक्सीडेंट और मेरे को कुछ नहीं हुआ, इससे बड़ा मिराकल क्या हो सकता है मेरे जिंदगी में। और खाली वो नहीं, जिस तरीके से वो गाड़ी, जिस गाड़ी में इतना डैमेज हो चुका है, और 72 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए गुवाहाटी पहुंचा, जिस तरीके से मेरे वाइफ के लिए एक दूसरे गाड़ी का अरेंजमेंट हुई, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए आ गए, ये सारे चीज दिखा देता है कि ईश्वर कितना प्रेम हमें देते हैं अगर हम उनके रास्ते में चलने का कोशिश करते हैं। तो यही मेरा कहानी था इन नटसेल। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मौका दिया इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ग्रुप, थैंक यू फेलोशिप।